हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे चैनल ट्यूशन वाला पर। तो कल हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स में, जो कि बच्चों हमारा फोर्स के ऊपर था। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था बच्चों हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑलराइट, तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा उसी के बारे में और डिस्कस करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट मोर ऑन कॉन्टैक्ट forces. Alright, contact forces. अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। एक होता है हमारा वेट, फिर होता है स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ बॉडी, स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ बॉडी। ठीक है, फिर और एग्जांपल्स हमारे होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों, ये सब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और हमारा एग्जांपल होता है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, और एग्जांपल्स होते हैं हमारे फ्रिक्शन एटसेट्रा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के होते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें बच्चों टेंशन फोर्स की, तो टेंशन फोर्स की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर, मतलब इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुल दी ऑब्जेक्ट, या पुलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। वेरएज बच्चों अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन, तो ये क्या करता है, इट ऑलवेज अपोजेज, ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। अब यहां पर यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यहां पर एक नोट पॉइंट है बच्चों। नोट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। नोट पॉइंट ये कहता है कि वेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वेट जो है हमारा, ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। अभी कैसे है हम लोग इसको आगे देखते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड कैटेगराइजेशन। ये जो था हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो था हमारा फर्स्ट कैटेगराइजेशन। अब हम देखते हैं अपना सेकंड कैटेगराइजेशन, सेकंड कैटेगरी ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स था वैसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसका जस्ट ऑपोजिट। इसका मतलब है यहां पर उन दो ऑब्जेक्ट्स में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्सेस एट अ डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोर्सेस एट अ डिस्टेंस। मतलब ये उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करेगा जिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग है, थोड़ा सा यहां पर डिस्टेंस है। तो यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स बच्चों,
पहला ऑब्जेक्ट वो जो कि फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट वो जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, यहां पर गैपिंग होगी, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया हमारा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, फिर ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स था। और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हो सकते हैं, कुछ और यहां पर मैं एडिशनल आपको टाइप्स के फोर्सेस बताने वाला बच्चों। उसमें से एक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस? तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों इंटरनल फोर्सेस की, ठीक है, अगर हम लोग बच्चों बात करें इंटरनल फोर्सेस की, तो जैसे मान लीजिए आप जब किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं अपने हाथ में, तो आपकी मसल्स में इंटरनली एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मसल फोर्सेस, जो आपका फोर्स मसल्स में अराइज होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये हो गया यहां पर आपका। फिर एक्सटर्नल फोर्स बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल फोर्स वही हो गया जैसे लाइक पुशिंग अ चेयर, पुशिंग अ टेबल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पुशिंग अ टेबल और अ चेयर और अ ब्लॉक। तो ये हो गया आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। एक और कैटेगराइजेशन है बच्चों यहां पर आपका नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्सेस। अब आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे अपने मैथ्स में, एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बच्चों आपका नॉर्मल। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस होता है? भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। अब डिफरेंस होता क्या है, देखिए जो हमारा वर्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, द वर्ड परपेंडिकुलर इट इज यूज्ड फॉर 2 डायमेंशंस। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल 2D के लिए यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, ये 2D के लिए यूज करते हैं। और नॉर्मल बच्चों हम लोग यूज करते हैं 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का मतलब होता है यहां पर आप सिर्फ लेंथ या फिर ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ या फिर हाइट, लेंथ या फिर हाइट, सिर्फ 2 ही डायमेंशंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे कि ये पेपर की आप लेंथ देख सकते हैं, पेपर की आप विड्थ देख सकते हैं, लेकिन पेपर की आप थिकनेस नहीं देख पा रहे। ये कितनी थिकनेस है आप नहीं देख पा रहे थे, 2D की बात हो गई। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये एक रिमोट है, ठीक है, अब इस रिमोट में आप सारी चीजें देख सकते हो, लेंथ भी देख सकते हो, इसकी थिकनेस भी थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, विड्थ भी इसकी देख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज 3D व्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज 2D व्यू। तो जो वर्ड परपेंडिकुलर है, द वर्ड परपेंडिकुलर इज यूज्ड फॉर 2 डायमेंशनल एंड द वर्ड नॉर्मल इज यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो, तो नॉर्मल फोर्सेस और टेंजेंशियल फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉर्मल फोर्सेस वो होते हैं विच आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस या बॉडी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑब्लिक बॉडी। ठीक है, जब फोर्सेस किसी बॉडी या सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक
and we are applying a force like this F, such that this force is perpendicular to the surface also and perpendicular to the body also. ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो F है, this F is nothing but an example of normal force. ठीक है, this F is an example of normal force. Alright, चलिए अब आते हैं टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर. व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल फोर्स? तो मान लीजिए यही आपका ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज योर ब्लॉक, और अब हमने फोर्स इस पर इस तरीके से लगा दिया. वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू द सरफेस. ये आपका सरफेस हो गया, तो ये जो फोर्स है ये सरफेस के पैरेलल है. ठीक है, तो यहां पर हम बॉडी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे बच्चों. ठीक है, वहां पर भी ये जो नॉर्मल वाला था, यहां पर भी हम लोग सरफेस के ही रिस्पेक्ट में, बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है हमारा, ये हमारी बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया गया. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड सिमिलरली यहां पर ये जो फोर्स है, इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस. फोर्स इज acting parallel to the surface. ठीक है, it is acting parallel to the surface. Alright, चलिए अब यहां पर मैं एक कुछ नई चीज आपको बताऊंगा. एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहां पर बच्चों आप लोगों के लिए. वो वर्ड है हमारा डिफॉर्मेशन. क्या वर्ड है हमारा? डिफॉर्मेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन? तो देखिए, डिफॉर्मेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, इसका 3 मीनिंग्स हो सकती हैं, या इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन हुआ होगा. पहला, अगर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आ जाता है बॉडी की, तो हम कहेंगे कि डिफॉर्मेशन हुआ होगा. फिर दूसरा है हमारा एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड एज शेप. अगर बॉडी की शेप चेंज हो गई होगी तो भी हम कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई. और तीसरा एस्पेक्ट बच्चों हमारा साइज. अगर बॉडी का साइज चेंज हो जाए, या फिर बॉडी की शेप चेंज हो जाए, या बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी डिफॉर्म हो गई है. क्या कहेंगे? हमारी बॉडी डिफॉर्म हो गई है. तो जो बॉडी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉडी है जिसकी हमने बात करी, ये बॉडी बच्चों हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी भी हो सकती है. डिफॉर्मेबल बॉडी भी हो सकती है, मतलब इस बॉडी में फोर्स लगाने पर ये बॉडी डिफॉर्मेशन कब दिखाएगी? ये बॉडी डिफॉर्म कब होगी? जब इस पर यही वाला फोर्स लगाएंगे. चाहे आप टेंजेंशियल फोर्स लगा लो, चाहे नॉर्मल फोर्स लगा लो, चाहे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव, कैसा भी फोर्स लगाओ, उसके कारण अगर बॉडी के किसी भी एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो हम लोग बच्चों बोलेंगे कि बॉडी क्या हो गई? आपकी डिफॉर्म हो गई. या तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए, या तो शेप में, या तो फिर आपके साइज में चेंज हो जाए. ठीक है, तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है डिफॉर्मेबल बॉडी. ठीक है, या तो बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, या तो बॉडी आपकी हो जाएगी रिजिड. ठीक है, या तो बॉडी आपकी हो जाएगी रिजिड. ठीक है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी होगी? जिस पर फोर्स आप जब अप्लाई करोगे तो ये आपकी डिफॉर्म हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी डिफॉर्म हो जाएगी. लेकिन बच्चों रिजिड बॉडी कौन सी होगी? रिजिड जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी विच विल नॉट डिफॉर्म. ठीक है, इट विल नॉट डिफॉर्म बट इट विल रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन. इट विल रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन अप टू अ लिमिट. मतलब एक लिमिट तक ये बॉडी अपने ऊपर लग रहे फोर्सेस को डिफॉर्म करने से खुद को रोक पाएगी, लेकिन उस लिमिट के बाद इस बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है. इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है बच्चों अप टू अ
लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक ही ऐसा होगा कि ये बॉडी आपकी डिफॉर्मेशन झेल पाएगी, उसके बाद ये डिफॉर्मेशन आपका एंड्योर नहीं कर पाएगी। ऑलराइट बच्चों, चलिए तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्स। ये कौन से टाइप का फोर्स था, ए और बी। अब हम पढ़ेंगे सी टाइप, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट सी टाइप। सी है हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। अब व्हाट डू वी मीन बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। मान लीजिए वी हैव अ स्प्रिंग, हमारे पास एक ऐसी स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों, हमारे पास ऐसी एक स्प्रिंग है। एक केस में हमने इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या बच्चों यहां पर कि जब हम इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ऐसे फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को इंक्रीज करें, तो उन फोर्सेस को हम कहेंगे टेंसाइल फोर्सेस। तो ये कैसे हो जाएंगे, टेंसाइल फोर्सेस। तो टेंसाइल फोर्सेस का क्या फीचर होगा बच्चों, उनका फीचर ये होगा कि आपके ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे स्प्रिंग में लगाया, मान लीजिए कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड को भी मशीन में लगाकर अगर हम ऐसे स्ट्रेच करें बच्चों, तो वहां पर भी टेंसाइल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। मतलब टेंसाइल फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो इफेक्ट क्या होगा, यहां पर लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेंथ जो है आपकी इंक्रीजेस। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्सेस। तो इस फिनोमेना को एक बहुत छोटा सा नाम है इलोंगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है आपकी ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और कंप्रेसिव फोर्सेस ठीक इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग पर कुछ इस टाइप का फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस टाइप का फोर्स लगा दिया जो इसको क्या कर रहा है, ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या बच्चों, इस केस में तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहां पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी कम, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर आपकी लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिक्रीज करेगा, विच इज ट्राइंग टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट, इट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्रेसिव फोर्स। ये क्या कहलाएगा आपका, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कोप्लानर एंड कोलीनियर फोर्सेस। कोप्लानर एंड कोलीनियर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस का मतलब होता है बच्चों जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। कोप्लानर, प्लान का मतलब यहां पर प्लेन से, प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो मतलब 2D में ही लाई करें। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, मैंने फोर्सेस बनाए, मान लीजिए एक फोर्स ये है मेरा F1, एक फोर्स ये है मेरा F2। इसको समझने के लिए थोड़ा वेक्टर्स को हम समझेंगे, ठीक है। वो एक अलग चैप्टर में मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना, ठीक है। तीसरा फोर्स हो गया मान लो आपका F3। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हमारे एक ही इसी पेपर पे लाई कर रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एज कोप्लानर फोर्सेस, दे विल बी कॉल्ड एज कोप्लानर फोर्सेस। अब कोलीनियर फोर्सेस कौन से होंगे बच्चों, को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब होता है लाइन। तो कोलीनियर जो होंगे हमारे, कोलीनियर में क्या चीज सेम होगी, हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है बच्चों, सेम होती है, सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मान लो बच्चों एक फोर्स आपका ये हो गया F1, एक फोर्स ये हो गया मान लो बच्चों आपका F2, एक फोर्स ये है मान लो F3,
एक फोर्स ये मान लो F4, ठीक है। तो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है इसी एरो को अगर मैं आगे एक्सटेंड करा दूं, इस एरो को आगे एक्सटेंड करा दूं, इस एरो को आगे एक्सटेंड करा दूं, सब एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, तो हम कह देंगे दे हैव अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। तो सच फोर्सेज आर कॉल्ड एज कोलिनियर फोर्सेज। ऑलराइट, सच फोर्सेज आर कॉल्ड एज कोलिनियर, सॉरी ये कोलिनियर नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, दीज आर नॉट कोलिनियर, दे आर कॉन्करेंट फोर्सेज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपके कॉन्करेंट फोर्सेज होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर आकर मीट कर रही है इनकी लाइन ऑफ एक्शन। तो जब लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करती है, सो इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं होते। कोलिनियर कौन से होंगे? कोलिनियर फोर्सेस हमारे बच्चों वो होंगे, जैसे मान लीजिए एक फोर्स हमारा ये F1 है, एक फोर्स ये हमारा F2 है, एक फोर्स ये हमारा F3 है। तो सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये फोर्सेस हमारे हो जाएंगे कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे कोलिनियर, COLLI, डबल एल होगा यहां पर, ठीक है, COLLINEAR। कोलिनियर फोर्सेस वो होंगे बच्चों जिनकी लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है उसी फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दो, तो जिस लाइन के अलोंग वो एक्ट कर रहा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई करेगी, इट विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर। और जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करेगी, तो उन फोर्सेस को कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ जो हम लोग ने ऑलरेडी अपने फोर्सेस का नाम बताया है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए बच्चों, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है? एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। रिएक्शन आपका एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। तो देखिए, मान लो यहां पर इस तरीके से ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, और इसी के इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया है ऑब्जेक्ट 2। क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट 2? ऑलराइट, चलो, तो ये सर्किल भी है, ये दोनों एक सर्किल भी है। ये मेरी क्या हो गई बच्चों? ये मेरी हो गई कॉमन टैंजेंट। क्या हो गई मेरी? कॉमन टैंजेंट। दोनों सर्कल्स की एक कॉमन टैंजेंट हो गई बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर था, ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका कुछ ना कुछ एक अपना वेट होगा, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ अपना एक वेट होगा, और आपको पता है ये वेट कैसे एक्ट करेगा? ये वेट हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये भी आपको पता है कि ये वेट जो है बच्चों हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहां पर ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इस तरीके से है। अच्छा, ये इस पर आपने थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉस के बारे में शायद थोड़ा सा आइडिया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई हो रहा है। थर्ड लॉ भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे सारे लॉस को, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला ब्लॉक या ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर नीचे एक फोर्स लगाएगी, तो वही नीचे वाली बॉडी भी ऊपर वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी पर नीचे एक फोर्स लगाया N, तो नीचे वाली बॉडी ने भी ऊपर वाली बॉडी पर एक फोर्स लगाया N, ठीक है। क्या फोर्स लगाया? N। ऑलराइट, तो यहां पर जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल भी हो गई भाई, दिस इज द कॉमन नॉर्मल ऑल्सो। तो फोर्सेस जो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्ट कर रहा है,
दे विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्सेस मैं लिख दे रहा हूं बच्चों यहां पर, फोर्सेस एक्टिंग along the common normal, ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल है, ये कॉमन टैंजेंट है। तो फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दे विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दे विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर हो क्या रहा है? बोथ द बॉडीज आर पुशिंग ईच अदर, बोथ इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मतलब जितना फोर्स ये वाली बॉडी इस बॉडी पर नीचे लगा रही है, उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। एक और यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल पर यहां पे ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, टेबल पर यहां पर ऐसा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो आपको पता है बच्चों, इस ब्लॉक का जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये ब्लॉक इस टेबल पर नीचे की ओर जितना फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये टेबल भी इस ब्लॉक पर कहां लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्शन नीचे लगा, रिएक्शन कहां आ गया बच्चों? ऊपर। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नोट पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, दे आर इक्वल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जितने पॉइंट्स पर कांटेक्ट होगा उतने ही नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस हमारे हो जाते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस हमारे हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चन एज अ होमवर्क करेंगे, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, ये एक स्टोन है, ठीक है, और ये एक ऐसी चट्टान टाइप की है, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ क्लिफ। ये आपका एक स्टोन है, ठीक है। यहां पर कितने पॉइंट्स पे टच हो रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, एंड देयर डायरेक्शन, एंड देयर डायरेक्शन ऑल्सो, उनका आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। ऑलराइट, तो आप तो पहली बात तो ये बताइए कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे, फिर हम आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिएक्शंस का जो भी है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऑलराइट, चलो अब यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस डायग्राम से निकाला जा सकता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ऑलराइट, यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल निकाला जा सकता है। अब देखो, सवाल पहले समझेंगे और जवाब भी दूंगा। मान लो ये एक टेबल है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब मैंने एक लाइन ये लिखी कि भाई नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस उतने ही होंगे जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब अगर इस केस में आप ये लॉजिक अप्लाई करो तो आप कहोगे सर यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना जो कांटेक्ट में होंगे। तो यहां पर हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स। क्या है भैया, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स आपके यहां पर हैं। ऑलराइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस होने चाहिए,
ठीक है, तो शगुन सर आपने सिर्फ यहां पर एक एन क्यों दिखाया, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, तो उसका हम लोग ये जवाब देते हैं बच्चों कि यहां पर बहुत बहुत ढेर छोटे छोटे नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। मान लो N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, N4 हो गया एंड सो ऑन। यहां पर बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस यहां पर होंगे। तो हमने क्या किया, हमने उन सब का वेक्टर समेशन कर दिया। क्या कर दिया? वेक्टर समेशन कर दिया, वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लिया। तो ये जो सिर्फ सिंगल एन में लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ all reaction forces, of all reaction forces। ये सभी रिएक्शन फोर्सेस का क्या है बच्चों? एक रिजल्टेंट मैंने यहां पर लिख लिया है, एक रिजल्टेंट मैंने यहां पर लिख लिया है। इसीलिए यहां पर मैंने सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इन सब को ऐड करके मैंने क्या बना दिया, एक रिजल्टेंट मैंने यहां पर बना दिया। ऑलराइट, आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। एक लेक्चर और हमारा लगेगा, उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ फोर्स जो है वो फिनिश अप कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। साइमल्टेनियसली आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की भी क्लासेस में लेता रहूंगा। टिल देन लेक्चर देखते रहिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।